Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसमें आपका अगला टॉपिक है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन या टूट जाना। तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसकी जो परिभाषा होती है वियोजन की, तो हम कह सकते हैं कि जब एक अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या होता है इसमें। ये है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, नाम से मालूम पड़ता है वियोजन मतलब टूट जाना। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आपको देखना है, ये आपका है फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जो हम उष्मा देते हैं तब ये टूट जाते हैं। किसमें टूटेंगे, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाते हैं। यहाँ पे है आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे टूटेगा आपका SO2 और SO3। ये आपका है फेरस सल्फेट है और ये फेरिक ऑक्साइड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। एक अभिकर्मक या एकल अभिकर्मक उष्मा, यहाँ लिखते हैं उष्मा देने पर यह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ इसको हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ दो कर लेंगे, किस प्रकार। तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया हो गई। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें होता है उष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, दो चीजें होती हैं। तो उष्मीय जो देखते हैं यहाँ पे हम, ये आपका है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन ये देखेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो उष्मा देने पे टूट जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो उष्मा देने पे टूट जाती हैं उसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। आप ये भी एग्जाम्पल वहां पे रख सकते हैं जो उष्मा द्वारा टूट रहा है। हम दूसरा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे आपका है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इन्हें उष्मा देते हैं तब ये टूट जाते हैं किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इन्हें हम यहाँ उष्मा देंगे तब ये टूट जाते हैं। किसमें टूटेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ आपका बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ देख सकते हैं कि उष्मा देने पर जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वह टूट जा रहा है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट जा रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसमें हम उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जो उष्मा के द्वारा टूट जाते हैं उन्हें हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। और दूसरा आपका है इसमें, ये आपको जाएगा नंबरिंग में, जो सेकेंड आपका है ये होता है प्रकाशीय वियोजन। जो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा टूट जाती हैं, प्रकाश मिलने पर वो टूट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाशिक वियोजन कहते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रकाशीय वियोजन, यहाँ पे देखेंगे हम। तो वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश देने पर टूट जाती हैं उन्हें हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल में आपका है AgCl, सिल्वर क्लोराइड ये है फॉर्मूला। और जब हम इन्हें प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश देंगे यहाँ पे,
जब हम इन्हें प्रकाश देते हैं तब ये टूट जाते हैं। किसमें टूटेंगे? Ag सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन भी अलग हो जाएगा इस रूप में। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश के द्वारा टूट जाती हैं उन्हें हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसको हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे 2 और यहाँ कर लेंगे 2। तो इस प्रकार ये आपका जो वियोजन है आप देख सकते हैं कि वियोजन जो होते हैं, वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारमक जो है वह ऊष्मा देने पर टूट जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो अभिकारमक होते हैं वो टूट करके छोटे छोटे अनेक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 होती हैं, एक होता है ऊष्मीय वियोजन और एक होता है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको हम ऊष्मा देने पर तोड़ सकते हैं वो ऊष्मीय वियोजन होता है, और प्रकाशिक वियोजन जो होते हैं जिनको हम प्रकाश देने पर तोड़ सकते हैं उन्हें हम प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका इस प्रकार है। इसमें जो अगला टॉपिक है वो आपका है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन जो होता है इसका मतलब होता है कि हटा देना, विस्थापित कर देना, किसी के द्वारा किसी भी वस्तु को हटा देना, इसे बोलते हैं विस्थापन। ये होता है विस्थापन। तो आप यहाँ समझाएंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे इस फिगर की ओर। यहाँ देख रहे हैं इसमें हम सबसे पहले 2 कील लेंगे, 2 लोहे का खिला जो होता है उसको लेंगे, और इसमें हम क्या लेंगे? 2 ठो परख ले लेंगे, 2 परख ले लेंगे, और दोनों परख नली में कम से कम 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? तो परख नली ए को खुला छोड़ देंगे, जो बी वाला होगा, दूसरा वाला होगा, आप कोई भी कर सकते हैं इसमें। तो जो दूसरा वाला बी वाला हम लिए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने धागे की सहायता से हमने इसमें 2 ठो बांध दिया, वो इसमें 2 कील बांध दिए हैं, और लगभग हम 20 मिनट तक इनको ऐसे हम छोड़ देते हैं। इनको लगभग हम इसमें 20 मिनट तक इसमें हम डुबाए रहेंगे, और 20 मिनट के बाद हम इनको बाहर निकालते हैं। जब हम इनको 20 मिनट बाहर निकालते हैं तो आपका जो खीला होता है वो आपका ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हम एक ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 खीले हैं जो हमने बाहर किया हुआ है। तो ये जो हमारा ये खीला है, ये नया वाला खीला है, जो हमने लिया था ये नया है। और ये जो हम निकाल रहे हैं इसमें से, जो हम इस बेले में से खीला निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसके रंग में काफी परिवर्तन हो गया है। ये अलग है, ये अलग है, मतलब इनके रंग में और इनके रंग में बहुत बदलाव है। जब हम इनको यहाँ से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला रंग है वह नीला रंग से धुंधला रंग या भूरा रंग हो जाता है, उसका रंग ही बदल जाता है। यहाँ हम देखेंगे ये आपका बी परख नली है और आपका ये ए परख नली है। तो ए जो है वो नीले रंग का है, इसमें देख रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये नीले रंग का है, और ये भी आपका कॉपर सल्फेट का ही विलयन है, लेकिन इसका रंग बदल चुका है, अर्थात इसमें से कॉपर विस्थापित हो गया है, तो अब यहाँ पर कॉपर नहीं लिखेंगे। तो ये आपका इसमें हम ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जब हम इनमें इनको खीला को डुबो देते हैं तो कुछ टाइम मतलब 20 मिनट के बाद जब हम खीले को बाहर निकालते हैं तो जो खीला बाहर निकलता है ये इसमें से बाहर निकला हुआ है, तो ये जो बाहर निकला हुआ है यह भूरा हो चुका है, और जो ये वाला है ये आपका जैसे का वैसा ही है जो बाहर था, जिसमें नहीं निकला गया था। तो हम देख रहे हैं कि हम दोनों विलयन को मैच ला रहे हैं। ये विलयन यही विलयन है जिसमें से खीले बाहर निकाले हुए हैं, तो इनका रंग जो है वह बदल गया है, और इनका रंग जो है भूरा का इनका रंग जो नीला का नीला ही है। अर्थात इसमें ये कह रहा है कि जो लोहा है, जो लोहे की खील है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, कॉपर को हटा दिया है। इसका मतलब ये कि जब एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व से उस तत्व को विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये कि जो सक्रिय तत्व होते हैं, जो काफी मजबूत तत्व होते हैं, वह अपने से दुर्बल तत्व को उनके यौगिकों से हटा करके उनके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं विस्थापन। आपको यहाँ दिखा रहे हैं रिएक्शन, आप देखेंगे कि किस प्रकार इसमें जो कॉपर सल्फेट है वह विस्थापित होता है कॉपर में से आयरन द्वारा। तो हम इसमें रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, तो ये है आपका Fe, आयरन यहाँ पे है, और ये आपका है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपका रहा कॉपर सल्फेट है। तो जो आयरन है वह कॉपर से काफी सक्रिय है, जो आयरन है वह कॉपर से सक्रिय है, इसलिए जो आयरन होते हैं वह कॉपर सल्फेट को कॉपर के विलयन से
विस्थापित कॉपर जो सल्फेट होते हैं इनका होता है विलयन, इनमें से कॉपर को वो हटा देते हैं। यहाँ आपका बन जाता है FeSO4 प्लस Cu। आप देख रहे हैं कि जो आयरन है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लिया है। इसे हम बोलते हैं क्या? विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है। आपको समझने के लिए ये जो फिगर आपको बताया गया है वो आपको समझने के लिए है। सबसे पहले हम 2 परख नली लेंगे और दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे और एक परख नली में हम 2 खील उसमें हम डुबो देंगे। 2 खील उसमें हम डुबो देंगे लगभग 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के बाद उस खील को हम बाहर वहाँ से निकाल लेंगे। जब हम उन खील को बाहर निकालते हैं तो जो कीला होता है, जो कीला इसमें था उसके रंग में और जो कीला बाहर था उसके रंग में काफी परिवर्तन आ गया है। जो हम निकाल रहे हैं उसका रंग भूरा हो जाता है और जो बाहर है उसका रंग लाइट में ही होता है और जो विलयन आपको मिलता है उस विलयन का रंग भी बदल जाता है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये जो विलयन है ये वाला है जिसमें इस कीड़े को बाहर निकाला गया है। इसका रंग काफी अलग यहाँ दर्शाया गया है और इसका रंग इसका जो है नीला का नीला ही है, मतलब इसमें खीले डुबाया नहीं गया था। अर्थात ये कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को आयरन में विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्वों के यौगिकों में से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, उससे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें जो अभिकारक होते हैं, अगर 2 अभिकारक हैं तो फिर दोनों अभिकारकों में से तत्वों का जो होता है वो आपस में विस्थापन हो जाता है। इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब हम इन्हें हम इसे ऐसे कहेंगे, देखिए ये आपका है द्विविस्थापन। नाम से मालूम पड़ता है कि दोनों का विस्थापन जिसमें होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसमें है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन्हें हम इस प्रकार समझेंगे, अभिक्रिया से एग्जांपल समझेंगे। देखिए यहाँ पे है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और इसकी अभिक्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से कराते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड नहीं है। तो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का विस्थापन होता है, जिनमें आयन आपस में बदल जाते हैं या फिर आप दोनों का आदान प्रदान होता है। हम देखेंगे इनको तोड़ेंगे, ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में, यहाँ भी प्लस होंगे और यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे आयनों का आदान प्रदान करना है तो इनका जो प्लस है, तो इसमें देखेंगे इनका जो प्लस है यहाँ पर, ये प्लस इनके माइनस के साथ चला जाएगा और इनका प्लस इनके माइनस के साथ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है, सोडियम का विस्थापन हो रहा है, सोडियम का विस्थापन हो रहा है बेरियम के द्वारा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और यहाँ प्लस आपका क्या बचेगा, ये है बेरियम, यहाँ कर लेंगे बेरियम और सल्फेट, इसे हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट। इस प्रकार हम दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान
प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिसमें दोनों का विस्थापन होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, हमारा समीकरण भी बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मतलब ये कि जिसमें वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिनके अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका इसमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, इसमें है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो उसको हम देखते हैं। इसमें पहले क्या है लिखेंगे यहाँ पे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है वो हमको देखना होगा। तो इनकी 2 अवधारणाएं होती हैं, एक होती है पुरानी अवधारणा और एक होती है आधुनिक अवधारणा होती है। तो पहले हम आपको बताएंगे इसमें कि पुरानी अवधारणा क्या होती है। तो ऑक्सीकरण, तो इनकी परिभाषा आपको बताना है। तो इस प्रकार आप इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण कहते हैं किसे हैं। इसमें आप देखेंगे जिसमें जो शॉर्टकट में होता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको हम अच्छे प्रकार से कैसे कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना और हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों का त्याग होना होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना या हम कह सकते और इसमें है हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये है आपका कापर CuO, सॉरी केवल कापर है ये, और ये ऑक्सीजन है, ये कापर और ऑक्सीजन है। तो जो ये कापर जो ऑक्सीजन है वो कापर से ऐड जाएगा, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे CuO, आप देख रहे हैं कि जो कापर है वो ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है। ऑक्सीजन को हम ऋण विद्युत तत्व कहते हैं। इनके अलावा भी और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब भी इसमें आते हैं। तो ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसे हम छोटे रूप में कैसे कहेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ये इस प्रकार है। दूसरा क्या है, अपचयन। इनको देखेंगे तो इनकी परिभाषा जो होती है वो इनके विपरीत होती है। जैसा ये है ये भी है, लेकिन इनके उल्टा इनकी परिभाषा होती है। अभी आपने इसमें क्या कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना। हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना होता है और ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युत तत्व का त्याग होना होता है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसे हम छोटे में कैसे कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो और ऑक्सीजन का त्याग होना हो, उसे हम कहते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इनका हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये है आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो इसमें ये जो हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो कहा गया है कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो हम यहाँ वही करेंगे, ये आपका कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पर H2O हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ऐड हो गया है, अर्थात जो ये अभिक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये तो हो गई पुरानी अवधारणा। ये जो चीजें बताई गई हैं ये पुरानी अवधारणा के अनुसार है। लेकिन जो नई अवधारणा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
तो इसे देखिएगा, किसी अणु, परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये है आपका सोडियम, ये आपका सोडियम है, और जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इनके ऊपर 1+ आवेश आ जाता है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जो सोडियम परमाणु है वह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और इनके अलावा एक अपचयन होता है, तो उनको भी देखेंगे। अपचयन, ये आपका हो गया ऑक्सीकरण, आप समझ गए। अब ये दूसरा जो है अपचयन है, तो अपचयन इसकी उल्टा होता है। इसकी जो परिभाषा होगी हम क्या कहेंगे कि परमाणु, अणु या आयन के द्वारा, परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह अपचयन कहलाती है। मतलब कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे, यह आपका है Cl2 अणु है, क्लोरीन जो होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ 2Cl- बनाता है। ऐसी जो अभिक्रिया होती है उससे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन, दोनों जो अभिक्रियाएं हैं वह आधुनिक अभिक्रिया है। ये मतलब कि आधुनिक ऑक्सीकरण का ये एग्जाम्पल है, आपको परिभाषा बताई गई है। और एक बात और नोट करेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन एरो के हेड की तरफ होते हैं, जो तीर का जो सिरा होता है उनकी तरफ होंगे, वह हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें एरो के टेल साइड, एरो के मतलब पीछे साइड में जो इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे तो हम उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप इनसे पहचान सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ये है ऑक्सीकरण की है। टॉपिक है, देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब इसमें होता है कि आप देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं उन्हें हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है और ये जल है। आप देखिए तो इसमें ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। मतलब जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां आपका ऑक्सीकरण होगा। मतलब जल की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब इसमें अपचयन हो गया। चलिए, ये जो अभिक्रिया है वो जो अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए उसमें है संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो इसमें संक्षारण को जो हम परिभाषित करेंगे तो कैसे कहेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो उनका संक्षरण होने लगता है, अर्थात वो नष्ट होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो एक बार फिर देखिएगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता अर्थात नमी के संपर्क में आते हैं तब उनका संक्षारण होने लगता है, अर्थात वो नष्ट होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी वस्तुओं को, जैसे लोहा, जब लोहे को आप नया लेते हैं तो काफी चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उस पर कुछ लालिमा युक्त आवरण चढ़ जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, अर्थात वह खराब होने लगता है, उसका संक्षरण होने लगता है। क्या आपने देखा है कि जो कॉपर होता है या फिर जो सिल्वर या फिर जिसे तांबा और चांदी कहते हैं, क्या ये भी नष्ट होते हैं? तो हाँ, जो चांदी होता है उस पर काले रंग की परत चढ़ने लगती है। आप देखेंगे जब चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ने लगती है, इसका मतलब वह खराब होने वाला है, अर्थात वह नष्ट होने वाला है। और जो तांबा होता है और तांबे के ऊपर जब हरे रंग की परत चढ़ने लगती है तो आप समझ जाएंगे कि तांबा का भी संक्षरण हो रहा है, वो भी नष्ट हो रहे हैं। इनसे बचाने के लिए जैसे लोहे जो होते हैं
लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाया जाता है ताकि वह नष्ट न हो और वह बनी रहे। आप जानते हैं कि भारत में बहुत से वस्तुएं ऐसी हैं जो लोहे से ही बनी होती हैं। उसमें आप देखेंगे जैसे कि जो पुल होता है वो पूरा लोहे का बना होता है, तो पुल को बार बार पेंट किया जाता है इसलिए ताकि उस पर जंग ना लगने पाए, क्योंकि जो जंग लगता है वह नम हवा जो पानी होती है उनके कारण लोहे में जंग लगता है। अगर हम उनको पेंट नहीं करेंगे तो वह धीमे धीमे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करके रखा जाता है ताकि उनका संक्षारण। जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का वो है विकृत गंधिता। तो नाम से मालूम पड़ता है विकृत का मतलब होता है खराब और गंधिता का मतलब होता है गंध, जिसकी खराब गंध होती है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि वसायुक्त अथवा तैलीय पदार्थ जो भी होते हैं, वसायुक्त अथवा तैलीय पदार्थ जब हम इन्हें लंबे समय तक रखते हैं या बहुत दिन तक रखते हैं तो इनके स्वाद में कुछ बदलाव आ जाता है। जब इनके स्वाद बदल जाते हैं तब यह खराब हो जाते हैं, अर्थात उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो खराब हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि तैलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। आप देखे होंगे मार्केट में, बाजार में जो चिप्स वगैरह आते हैं खाने के लिए, तो उसमें जो भी पदार्थ होते हैं वो तैलीय होते हैं, तो वह खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस थैली में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होते हैं उनसे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो खराब नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहां पर ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीजन उनसे ऑक्सीकृत होकर के उनको नष्ट कर देगा, उनको खराब कर देगा और आप उनको खाएंगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। इसलिए पैकेट की जो वस्तुएं होती हैं अगर उसमें हवा भरा हुआ है तभी आप उसको लीजिए, अगर जिन पैकेट की हवाएं निकल चुकी हैं आप उसको मत लीजिए, अर्थात उसमें ऑक्सीजन आ गया है और वह उसको खराब कर दिया है। तो ये आपका था विकृत गंधिता और ये अंतिम टॉपिक था इस पार्ट का। और आपका यहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न का जो हाई स्कूल का जो रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ समाप्त हो गया है। और इनके अलावा आप देखेंगे इन बुक में बीच बीच में 2, 4, 6 कहीं अलग अलग करके प्रश्न दिया है, टॉपिक खत्म होते हैं तो प्रश्न दिया होता है, तो आप उन प्रश्नों को हल कीजिए जैसा आपको पढ़ाया गया है उनके अनुसार आप उनको हल कीजिए। और इनके अलावा जो अभ्यास प्रश्न है तो अभ्यास प्रश्न में लगभग 20 से 21 तो दिए होंगे या फिर कम भी हो सकते हैं, तो आप अभ्यास प्रश्न को भी हल करिए। और अभ्यास प्रश्न आप हल करते वक्त आपको जो भी डाउट्स होते हैं या फिर आपको नहीं आता है आप उनको टिक करके, निशान करके आप उनको हमारे कमेंट बॉक्स में उनको बताइए, उनको लिखिए और हम उनको आपको फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको अच्छे से